हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर यूएन समिट ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 न्यूयॉर्क देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रियो 10 रियो 20 को कंप्लीट किया था। हम लोग जो भी टॉपिक देख रहे हैं वो सब एक दूसरे से लिंक ही है, लेकिन अलग अलग गोल, अलग अलग कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यूएन समिट जैसे अर्थ समिट था वैसे ही यूएन समिट भी है। अर्थ समिट 1992 में स्टार्ट हुआ था, यूएन समिट 2000 में। अब इनका गोल क्या है? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से ये जाना जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स भी इसे कहते हैं, जो मिलेनियम समिट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस में जितने भी कंट्री हैं वो लोग मिलके इसको इस्टेब्लिश किए थे इन 2000 सितंबर, और ये कॉन्फ्रेंस चला था 6 से 8 सितंबर के बीच में। ठीक। अब हुआ क्या था इसमें? 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स है, ऑल 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, at least 23 international organizations have agreed to achieve these goals by the year 2015। कहा जाता है कि 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स थे और 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। उन सभी ने मिलके इस गोल्स को अचीव करने के लिए 2015 तक का समय रखा। कहीं कहीं 189 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स भी लिखा होता है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। ठीक है, अप्रॉक्स 190 तक रहता ही है। अब गोल्स क्या क्या थे भाई, जो इसके अंतर्गत देखा गया कि इसको हम लोग को ख़त्म करना है? तो यूएन समिट में 8 गोल्स थे। इनको डिटेल में नहीं जानना है, बस ये जानना है कि कौन कौन से 8 गोल्स थे। और अभी तक जो टॉपिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बस ये उसी से लिंक है। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब गरीबी को हटाना है, भूखमरी हटाना है, मतलब कोई भूखे से ना मरे, गरीबी से ना मरे। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। वो भी कौन सा शिक्षा? प्राइमरी, शुरुआती शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल या आज के समय में जो ट्रांसजेंडर होते हैं सभी में इक्वालिटी रखो, सबको प्रमोट करना है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो चाइल्ड मर रहे हैं उनको बचाना है, बच्चे ना मर जाएं, उसके लिए नए नए कानून बनाने हैं, नए नए मेडिसिन्स बनाने हैं, वैक्सीन बनाने हैं। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, अपने माता पिता को, उनके माता पिता को बचा के रखना है। आज देख रहे होंगे कि जापान, चीन में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो 100 से ऊपर एज में जी रहे हैं। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट हमारा जीवित रहे हर एक प्रकार से, उन्हें किसी प्रकार से क्षति ना हो। हम लोग को HIV एड्स जैसे डिजीज़ से लड़ना है। ऐसा नहीं है कि HIV एड्स फैलता जाए और हम कुछ ना कर सकें, उसके लिए भी सोचना। डेवलप करना है ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब एक नेशनल लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे हमको सबके साथ मिलके इन सभी काम को अचीव करना है। अकेले हम कोई काम नहीं कर पाते। तो ये 8 गोल्स हैं जो कि यूएन समिट ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट में रखा गया था, इसके बारे में चर्चा की गई थी। अब हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोपेनहेगन समिट 2009। कोपेनहेगन समिट सही है, कोपेनहेगन एक डेनमार्क में पाया जाता है। ये 7 से 18 दिसंबर 2009 को एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सबमिट हुआ था, बेला सेंटर इन कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसे हम लोग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं और COP15 भी कहते हैं। अब ये COP15 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, बहुत सारे पार्टीज़ मिल के एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं, और ये 15वां कॉन्फ्रेंस था, इसीलिए इसको COP15 कहा गया है। हम लोग को COP भी पढ़ना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये मैं अलग से क्लास लेके आपको बताऊंगा, क्योंकि
ये जो अभी टॉपिक चल रहा है कॉन्फ्रेंस और जितने भी मैंने एक्ट बताए, ये एक सीरियल वाइज चल रहा है, लेकिन ये अलग से मैं बताऊँ। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसे कहा गया था, किसे? कोपेनहेगन समिट को। अब होता कि आपको मैथ्स द कॉलम में ये पूछे जा सकते हैं कि किस समिट को क्या कहा गया था। अब इसका पर्पस क्या, ये जान लेते हैं। हम लोग जो क्योटो प्रोटोकॉल पढ़े थे, उसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसे लाया गया था। इम्प्रूव ऑन प्रीवियस मेजर डेवलप्ड इन क्योटो प्रोटोकॉल। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्योटो प्रोटोकॉल के फ्यूचर एस्पेक्ट में किस समिट को लाया गया था? कोपेनहेगन समिट को। लॉन्ग टर्म गोल क्या था? देखिए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग को बचा के रखना है, ठीक है, पिघलना नहीं है। आप क्योटो प्रोटोकॉल के टॉपिक पे जाके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे था कीप इंक्रीज इन ग्लोबल मीन मैक्सिमम टेम्परेचर टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है, उससे ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक। ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी गैस के कारण। सक्सेस प्लेज वेयर मेड एंड डेवलप कंट्रीज प्लेज टू। मतलब ये खुशी की बात है कि हम लोग ने ऐसा किया और बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिल के योगदान दिया। उन्होंने रिड्यूस किया ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई 2020 तक का सपना देखा था, अब वो उस पर काम कर रहे हैं और आज के टाइम में ये देखा जा रहा है 2025 में कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही कम हुआ है, ग्रीन हाउस गैस बहुत ही कम हुआ है। प्रोवाइडेड $30 बिलियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट क्लाइमेट चेंज। और साथ में $30, जिसको $30 बिलियन भी कहते हैं, ये डॉलर का साइन है और $, दिया गया कंट्रीज़, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि आप इससे फाइट कर सकें, ठीक है। पैसे नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा, तो फाइट करने के लिए दिया गया। तो कोपेनहेगन समिट में ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन क्या था? लैक फॉर कंक्रीट प्लान्स ऑन हाउ टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। मतलब कुछ प्लान्स नहीं थे कि इस तरीके से करना है या ये करना है। कोपेनहेगन एग्रीमेंट जो था वाज नॉट अडेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज ने अडेप्ट नहीं किया। द एग्रीमेंट वाज ए गाइडलाइंस एंड नो कंट्रीज विल बी पनिश्ड इफ दे डू नॉट फुलफिल देयर प्लेज। एग्रीमेंट के पास एक गाइडलाइन था, यदि कोई कंट्री इसको नहीं कर पाता है तो उसको पनिश्ड किया जाएगा। अब मान लीजिए पहले से ही आप किसी को डराइएगा, धमकाइएगा कि ये नहीं कर पाओगे तो आपको पनिश किया जाएगा, तो कंट्री पार्टिसिपेट लेगा। तो यही रीज़न था कि पार्टिसिपेट नहीं लेते थे। सिग्निफिकेंस क्या निकला? इट इज़ ऑफ्टन सीन एज ए फेलियर ड्यू टू द लैक ऑफ ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। तो ये जो कोपेनहेगन समिट था वो फेल हो गया, but it was significant event that highlighted the limitation of intergovernmental climate negotiation। इसमें ये चीज़ सामने उभर के आया कि इसमें जो लिमिटेशन था वो गवर्नमेंटल के द्वारा ही था कि वो नेगोशिएशन अच्छे से नहीं कर पाए थे। कि आप डायरेक्ट पनिश कर दीजिएगा, ये तो गलत बात है। एक तरीका होता है कोई भी बात रखने का, आप डायरेक्ट पनिश नहीं कर सकते। ये जो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है क्योंकि ये आसपास के मोहल्ला से आता है, अगल बगल से कोई जाता रहता है तो बजाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। तो आपने सिग्निफिकेंस देखा, ठीक है, लिमिटेशंस देखे, सक्सेस भी देखा, सोर्स, सक्सेस, लॉन्ग टर्म गोल, पर्पस, कोपेनहेगन। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कोपेनहेगन किस नाम से जाना जाता है और क्यों इसको लागू करने की कोशिश की गई थी? सब इम्पॉर्टेंट, ये डेनमार्क में हुआ था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोपेनहेगन समिट 2009 देखा और यूएन समिट ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देखा। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं आपके बीच लेके आया हूं, ये कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम यदि आप इन्वायरमेंटल साइंस का दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही आप यदि सेट लेवल का एग्ज़ाम देख रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, वेस्ट बंगाल का, यूपी का या किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो वहाँ पे भी इन्वायरमेंटल साइंस में आपका हेल्प कर सकता है। और यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब हो सकता है कि 1 से 2 टॉपिक मैं इसमें लेके आऊँगा, तो आपका यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।
और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।